इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको आज की वीडियो के तीनों टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इस एग्जाम्पल से आप मतलब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर पाओगे। और इस तरह की लर्निंग को हम बोलते हैं ट्रू लर्निंग। मतलब अगर आपने इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ लिया ना तो बेस थ्योरम आपके लिए सबसे इजी टॉपिक होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। मतलब हम बेस थ्योरम का जो बेसिक है उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो या इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको 13.1 का बेसिक पार्ट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 13.2 का बेसिक पार्ट मतलब जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तभी आप बेस थ्योरम आज के टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम मेनली कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम को करने के लिए ना हमें दो छोटे छोटे टॉपिक से निकलना पड़ेगा। जैसे पहला टॉपिक है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस और दूसरा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, अब इन दोनों टॉपिक्स को देख के बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है। हम इसको इस तरह से करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और हमेशा की तरह मैं इसको एग्जाम्पल से जोड़ के समझाऊंगा, रियल लाइफ से आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि आप इस टॉपिक को अपनी मतलब कि अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद आपको ये जो टॉपिक है बेस थ्योरम, बहुत से बच्चों को ये मुश्किल लगता है और मैं आपको पहले ही बता दूं ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स जो हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से सीख लिया और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, तो आजकल जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आपको उनको करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मतलब बेस थ्योरम जो आपको मुश्किल लगता है ये आपके सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स में से मतलब कि रहने वाला है। हम इसको इतना अच्छी तरह से करेंगे। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, अगर हम बेस थ्योरम की बात करें तो बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है। मतलब बहुत से बच्चों को इस टॉपिक की कोई समझ ही नहीं होती कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस को करना है। और अगर वो कहीं से इसको थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं तो उनको यही नहीं पता रहता कि किस तरह के क्वेश्चंस में हमें बेस थ्योरम का यूज़ करना है। जो आजकल आ रही है ना केस स्टडीज़, तो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि केस स्टडीज़ में हमें पता नहीं लगता कि बेस थ्योरम पूछी गई है या किस तरह से उसको करना है। कई बार वहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो पूछ लेते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल्स लिखूंगा। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता, कोई भी टॉपिक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये अपने टीचर से पूछना चाहिए कि सर हम ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं। मतलब इसका टॉपिक का करने का फ़ायदा क्या है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट कैसे है, मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बेस थ्योरम क्यों करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस में हम बेस थ्योरम लगाएंगे। तो ये सब कुछ आपके मन में चलना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से सीख पाओगे। जब ये बातें आप सीख लेते हो कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तब आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है टॉपिक के लिए। तो उसी इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए, उसी इंटरेस्ट को मतलब कि बनाए रखने के लिए यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल्स लिखूंगा और आप खुद बोलोगे और मैं उसका आंसर नहीं करूंगा, आप खुद आंसर करोगे और आपको खुद पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है वो बेस थ्योरम बनी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये देखो, ये पहले इसकी बात करते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 ब्लू 5 रेड बॉल्स। तो एक बॉल को निकाला गया, प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो रेड है। अब आप कहोगे सर ये क्या बच्चों वाली बात पूछ ली, 4 ब्लू हैं 5 रेड हैं, टोटल 9 है। तो 5 के रेड के फेवर में 5 हैं, टोटल कितनी है 9, तो 5/9। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। यस, ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि ये हम क्लास 9-10 में ही पढ़ते आ रहे हैं ऐसा कुछ। अब ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने ग्रीन में लिखी है, ये जो एग्जाम्पल है इसको मैं थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जोड़ूंगा और इसी एग्जाम्पल को लास्ट में हम बेस थ्योरम से भी जोड़ देंगे। तो बहुत ध्यान से समझना। ए बैग कंटेन 4 ब्लू 5 रेड। ठीक है, एक और बैग है 6 ब्लू 7 रेड, एक और बैग है 3 ब्लू 8 रेड, मतलब 3 बैग हैं। ए 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यहां पर भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ध्यान से मेरी बात समझना, इन दोनों में फ़र्क करने की कोशिश करना।
यहां पर मैंने आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी, आपने झट से बता दी। अब यहां पर अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा, हो सकता है पहली बात तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन पता क्या आएगा, सर बैग तो बता दो किस बैग से निकालनी है, यही होगा ना। अब सोच के देखो, सबसे पहले आप यही कहोगे सर बैग तो बता दो किस बैग में से रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा बोल दे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/9। हो सकता है कि और बच्चा उठे वो बोले 7/13। हो सकता है कि और बच्चा बोल दे 8/11। तो ये सभी आंसर्स हो सकते हैं, ये सभी आंसर्स हो सकते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमें यही नहीं पता कि बॉल जो है वो किस बैग से आ रही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो हमारे पास मतलब कि हमारे दो स्टेप्स होते हैं। यहां पर तो जब बैग पता था बॉल निकाल ली, यहां पर हमारे पास दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो आपके मन में क्वेश्चन आया था कि सर बैग तो बता दो, सबसे पहले हमें बैग डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब बैग सेलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। जब बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर बैग में से रेड बॉल को निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला, और इस तरह के क्वेश्चंस में हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, और इसी एग्जांपल को एक लाइन लिख के मैं बेस थ्योरम से जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल को मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको जब हम अपना टॉपिक सीख लेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे। अब जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। अब देखो ये जस्ट फॉर्मेलिटी की है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपके मन में ना क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है कि थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी एग्जांपल को थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जोड़ेंगे, इसी एग्जांपल को हम बेस थ्योरम से जोड़ेंगे। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी है, अब इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना इसी बात से मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। बहुत इजी है, नेम से मत घबराना कि पता नहीं क्या सीखने वाले हैं। जो हमने आज अभी एग्जांपल की है ग्रीन में, जो लास्ट पेज पे की थी, उसी एग्जांपल से मैं सब कुछ आपको जोड़ के दिखा दूंगा। अब देखो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की बात की गई है, तो बेसिकली पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की पार्टीशन करना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सैंपल स्पेस को हमें डिवाइड करना है, कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, बाद में उसको मैं एग्जांपल नंबर जो लास्ट पेज मैंने एग्जांपल की थी उससे मैं आपको जोड़ के दिखा दूंगा। अब देखो ये आपका टॉपिक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, बहुत टेक्निकल सी बातें लिखी गई हैं, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर उस एग्जांपल से जोड़ेंगे, ठीक है। ए सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 so on up to En is said to be represent of partition of sample space S। अब कोई बड़ा सेट है S, E1 E2 En को उसकी पार्टीशन, उसके पार्ट्स बोल लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बोल लेंगे। इफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, I नॉट इक्वल टू J, I और J की वैल्यू 1 से लेके N तक। मतलब इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, E1 और E2 में कुछ भी कॉमन ना हो, E2 और E3 में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कोई भी पेयर में कुछ भी कॉमन ना हो, और अगर इनको मैं सबकी यूनियन करूं, अगर इन सबकी मैं यूनियन करूं, तो ये जोड़ के सैंपल स्पेस के इक्वली बनना चाहिए, और कोई भी इवेंट उठा लो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये मैंने बड़ा सा एस लिखा है, ठीक है, रेक्टेंगल है जो, ये एस है, ये सैंपल स्पेस है, ये बड़ी सी सैंपल स्पेस है, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये E1 हिस्सा है, ये E2 हिस्सा है, ये E3 सो ऑन अप टू En, तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो E1 और E2 में कुछ कॉमन है, ये इसका अपना हिस्सा है, इसका अपना हिस्सा है। E2 और E3 का ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर सबको मैं जोड़ दूं, इन सबको जोड़ के क्या बनेगा, S बनेगा। कोई भी हिस्सा खाली तो नहीं रह रहा, नहीं ना। और सभी की प्रोबेबिलिटी अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर है, तो अगर इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, मतलब समथिंग अपॉन एस, समथिंग अपॉन एस, मतलब कुछ ना कुछ इसका जो है वो लेना देना है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये सब कुछ समझ में आ गया हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया हो। अब इसको मैं उसी एग्जाम्पल से, जो मैंने एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में करवाई है ना, ये और मगी ग्रीन वाली, ये आपको इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो अगर आपको ये टेक्निकल बातें समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने वही एग्जाम्पल लिखी है, वही 3 बैग हैं। तो अब बैग 1 को मैंने E1 इवेंट मान लिया, ये E2 है, ये E3 है। अगर हम तीनों को देखो, ध्यान से देखो, दोनों बैग में
दोनों बैग में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, दोनों बैग अपनी अलग अलग जगह है। ये एक अलग बैग है, ये एक अलग बैग है, ये एक अलग बैग है। सेम वे से यहाँ पर मैंने 5 लिखा है सबकी, मतलब कि उसमें आपस में कुछ भी नहीं है, सब मतलब डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों अलग अलग बैग हैं, ठीक है, अलग अलग है, उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 3 बैग ही हैं, अगर चौथा हमारे पास कोई बैग नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होते तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता, मतलब 2 पार्ट्स को, मतलब मान लो कुछ ऐसा होता है, ये E1 है, ये E2 है, तो उनको जोड़ के सैंपल स्पेस ही बनने चाहिए। यहाँ पर भी यही है, 3 इवेंट्स है तो तीनों को जोड़ के सैंपल स्पेस के वो इक्वल बन रहा है, मतलब टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल बन रहा है। अब तीनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि हमें तो हमारे पास 3 बैग है तो तीनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी होगी, वो जीरो तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी बैग को सेलेक्ट हम करें और उसकी प्रोबेबिलिटी हम जीरो कर दें, दैट मीन्स वो बैग है ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी है। आई होप आप समझ पाए हो, तो यही पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इसको मैंने करवाया क्यों है, इसको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसको करवाया क्यों है, क्योंकि यहीं से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो इसमें हमने क्या सीखा कि सैंपल स्पेस है, मतलब इसका मतलब यही है कि सभी इवेंट्स अलग अलग होने चाहिए, सभी इवेंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो सैंपल स्पेस की इक्वल बनना चाहिए, और सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और इसमें सीखने को कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट आपको इस एग्जांपल से जोड़ा है। अब नेक्स्ट पेज पे हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि देखते हैं कि कंसेप्ट किस तरह से काम करता है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया, समझ लो बेस थ्योरम में कुछ नहीं रह गया। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया, बेस थ्योरम में कुछ नहीं रह जाएगा। और हमेशा की तरह सबसे पहले देखो इसकी जो बुक में लैंग्वेज गिवन है उसको लिखूंगा, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी जरूरी होता है, डेरिवेशन करवाऊंगा, और फिर उसको हमारी इसी एग्जाम्पल से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो बुक में लैंग्वेज लिखी गई है उसकी हम बात करते हैं। अब देखो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो आपकी बुक में जो लैंग्वेज लिखी गई है, E1 E2 EN बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो मैंने को बताया था ना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का डायरेक्टली क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से है। अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा तो आपको अजीब लगेगा, बट अब आपको पता है पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। एंड सपोज ईच इवेंट क्या है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो का मतलब वो जीरो से बड़ी है। ये भी हमने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में सीखा था। अब ये बात नहीं है, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाय दिस, E1 इंटू ए बाई E1, E2 इंटू ए बाई E2 प्लस EN इंटू ए बाई EN। अब ये देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, समझने मतलब देखने में समझने में अभी आपको मुश्किल लग रहा है, बट एक्चुअल में ये बहुत इजी है। अब इसको इकट्ठा करके लिखा गया, ये समेशन है, मतलब आई की वैल्यू 1 फिल करो तो ये आएगा, 2 फिल करो तो ये आएगा, n फिल करो तो ये आएगा। बहुत इजी है। देखो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाई थी कि ये मान लो कुछ n इवेंट्स हैं, ये E1 है, ये E2 है, ठीक है, ये E3 है, सोन ये EN, ठीक है। अब हमें बेसिकली पता क्या करना है, अब हमें ना ये पार्टीशन तो हमने कर ली, अब इसमें से कोई इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो है वो ए। वो कौन है, वो ए। वो ए की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम एग्जैक्टली बना के दिखा देता हूँ। पहले डेरिवेशन करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, और बाद में जब हम इसको एग्जाम्पल से जोड़ेंगे ना, तब आपको असल में इसका पता लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, मतलब ये हमारे E1 E2 E3 सोन EN इवेंट्स हैं। आपको सभी को पता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में हमने किया था, और ये कोई ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब ये जो ए इवेंट है ये कुछ ऐसा है जिसका ध्यान से देखो हर एक के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, हर एक के साथ ये कुछ ना कुछ लेना देना। मतलब मेरा ये है, अगर आप इसको लास्ट वो एग्जाम्पल से कंपेयर करके देखो, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, ये बैग 3 है, और मुझे रेड बॉल निकालनी है, ये रेड बॉल है, ठीक है, और ये E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है। आई होप इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होगे। तो मैं ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसका जो प्रूफ है वो किस तरह से है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये प्रूफ है। अब देखो प्रूफ करने वाला हूँ, आप सबको पता है ये n इवेंट्स हैं, इन सभी में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, और सभी की प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी है। तो आपको पता है वी नो, आपने को एक बात बताना, वी नो
ए इंटरसेक्शन एस का आंसर कितना आएगा? आप मेरे को बात बताओ, ए इंटरसेक्शन एस का आंसर कितना आएगा? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये ऐसे सोच लो, ए कोई इवेंट है जिसमें 1 और 2 हैं, एस कोई इवेंट है बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, उसमें 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, तो इनमें कॉमन पोर्शन क्या होगा? 1 और 2, मतलब ए के बराबर ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? ए। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है? विच इम्प्लाइज, एक स्टेप और कर देता हूं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। अब आपको पता है, वी नो कि जो एस है वो किसके इक्वल है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन यूनियन En। ये हमने पार्टीशन में सीखा था कि जब हम सभी प्रोबेबिलिटीज को मतलब कि यूनियन करेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल बनेगा। तो विच एम्प्लाइज, ए को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन यूनियन En। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहां पर थे ना, ठीक है, तो a इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटरसेक्शन E1 यूनियन a इंटरसेक्शन E2 यूनियन a इंटरसेक्शन E3 यूनियन सो ऑन यूनियन a इंटरसेक्शन En। तो ये मैंने सभी को इंटरसेक्शन के साथ एक से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई, जो मर्जी बोल लो। अब देखो, अब अगर मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लिख लूं तो मेरे पास, क्योंकि मुझे ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आप मेरे को बताओ, ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 सो ऑन यूनियन ए इंटरसेक्शन En। अब याद करो, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैसे होती है कि ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। बट अगर, वैसे मैंने इसको लिखा भी हुआ है, आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में के बेसिक पार्ट में भी आपको बताया था, ये रहा, इसका फॉर्मूला ये है ना। बट अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। और आपको पता है, आप डायग्राम देखो, अब देखो आपके लिए ना मैं एक बार ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 सबको लिख के दिखाता हूँ, आपको डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आपको जस्ट पूरा फील देने के लिए ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन E1 मैंने ऑरेंज में इसको, इनका दोनों कॉमन, ए और E1 का कॉमन पोर्शन ये रहा, ए और E2 का ग्रीन में है, ए और E3 का ब्लू में है, ए और En का पिंक में है। तो आपको क्लियरली सभी पोर्शन आपको दिख रहे हैं कॉमन, ठीक है। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? मतलब ये सभी अपनी अलग अलग जगह हैं। ए और E3 में ये ब्लू वाला है, इसका ऑरेंज से कोई लेना देना नहीं है, ऑरेंज का ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं। मतलब अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो देयरफॉर मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये मैंने जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है कि ये सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनकी यूनियन को मैं सम में लिख सकता हूँ। दो सेट्स की यूनियन को मैं 2 में सम में लिख सकता हूँ, अगर n है तो n के सम में लिख सकता हूँ। विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। ठीक है, अब फिर से याद करो अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जब दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हों तो इंटरसेक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला इवेंट पहले के होने के बाद दूसरा इवेंट। तो यहां पर मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख देता हूं। अब देखो, यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगा दी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, जो टॉपिक को अच्छे से समझते हैं ना, तो उनके मन में डाउट्स आने चाहिए। अगर आपके मन में डाउट्स आते हैं ना, दैट मीन्स आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है। वो डाउट क्या होगा कि सर आपने इंटरसेक्शन को ऐसे कैसे लिख लिया? इंटरसेक्शन को हमने इस अकॉर्डिंग लिखा है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। आपको पता है ये कौन से इवेंट्स होते हैं? इंडिपेंडेंट। और ये कौन से इवेंट्स होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट।
मैंने आपको बताया था इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में कि डिपेंडेंट इवेंट्स में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखो ए और ऑल ई आई आर डिपेंड, मैंने लिखा भी है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। कैसे डिपेंड करते हैं अब आपको पता है, हमने जो एग्जाम्पल की थी उसको समझने की कोशिश करो। रेड बॉल मतलब ए इवेंट है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो अब जो रेड बॉल मुझे निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ से निकालूंगा तो 5/9 आएगी, यहाँ से निकालूंगा 7/13 आएगी, यहाँ से निकालूंगा 8/11 आएगा। मतलब ये जो ए है ना, ये E1 के ऊपर डिपेंड करता है, E2 के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है। तो इसको क्या लिखा है, E1 के होने के बाद ए, E2 के होने के बाद ए, E3 के होने के बाद ए, EN के होने के बाद ए, और इसको हमने इकट्ठे में बाद में इसको इकट्ठा करके लिख दिया। ये समेशन है, मतलब अगर हम 1 फिल करेंगे तो ये आएगा, 2 फिल करेंगे तो ये आएगा, एंड तक मतलब एन तक हम चले जाएंगे। और यही हमने स्टार्टिंग में मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में लिखा था, और इसको मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। देखो इसका जो डेरिवेशन है इसको अपने ज़्यादा सीरियसली लेना, डेरिवेशन में पेपर में नहीं आने वाला। तो करवाया क्यों है, करवाया इसलिए है ताकि आप टॉपिक को अंदर से समझ पाओ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद मगर मैं क्रैम करवा दूं तो बहुत सी बातों को आप समझ नहीं पाओगे। वो सब बातें आपको अंदर से कंसेप्ट क्वेश्चन का क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है। अब ये मैं मान के चलता हूं कि बहुत से बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बहुत से बच्चों को हो सकता है कि टॉपिक समझ में ना आया हो, और अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये मान के चलते हैं कि 20-30% आपको लेक्चर या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे ना मैं आपको इसी थ्योरम को उस एग्जाम्पल से जोड़ दूंगा जो हमने स्टार्टिंग में की थी। उसके बाद इस टॉपिक में आपका कुछ नहीं रह जाएगा, आपको 100% क्लैरिटी होगी, और मैं गारंटी देता हूँ उस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि टॉपिक तो 100% क्लियर होगा ही, और ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो है वो यूज़ करेंगे। अब देखो ये वही एग्जाम्पल है ना जो मैंने पहले लिखी थी, ध्यान से देखो, कंपेयर करो इसको। वही 3 बैग हैं, 4 ब्लू 5 रेड, तो 3 बैग हैं, बॉल निकालनी है, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारी डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐसे समझाई थी, बट आपकी बुक में जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की डायग्राम है ऐसी है। तो E1 बैग 1 है, E2 बैग 2 है, E3 बैग 3 है। तो इसमें इन तीनों में से मुझे रेड बॉल निकालनी है, तीनों में से रेड बॉल निकाल दी। ध्यान से देखो, रेड बॉल यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो हमने लास्ट पेज पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली है, तो सेम वैसी ही डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने वो क्या समझाया था, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, E1 इंटू ए बाय E1, E2 इंटू ए बाय E2, E3 इंटू ए बाय E3। अब ये तो हो गई क्रैमिंग वाली बात की, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन हम ये लगाएंगे, ये हमने क्रैम कर दिया। तो क्रैम नहीं करना, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपने मुझसे पूछा, आपके दिमाग में ये बात आई, सर यहाँ पर तो हम निकाल देंगे, यहाँ पर पहले आप मुझे बैग तो बता दो कौन से बैग से निकालनी है। तो पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, फिर हम बॉल निकालेंगे, दूसरा बैग सेलेक्ट करेंगे, बॉल निकालेंगे, तीसरा बैग सेलेक्ट करेंगे, बॉल निकालेंगे, और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब क्या है कि हमें बैग 1 सेलेक्ट करना है, फिर बैग 2, फिर बैग 3। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको दिखाने के लिए आपको बैग जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए, तीनों बैग मैंने वैसे ही बनाए हैं जैसे हमने पहले भी बनाए थे, और तीनों में से हमें रेड बॉल फाइंड करनी है। तो मैंने वो क्या बोला था कि अगर रेड बॉल निकालनी है, इसको भूल जाओ, अगर रेड बॉल निकालनी है तो पहले हमें बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप मेरे को बताओ तीनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो कैसे निकालते हैं, टोटल कितने हैं 3, एक बैग सेलेक्ट करना है तो 1/3, ठीक है, कितनी है 1/3। अब बैग सेलेक्ट कर लिया पहला, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 9। सेम वे से यहाँ पर बैग 2 सेलेक्ट करना है, 3 बैग हैं, तीनों में से एक बैग सेलेक्ट करना, 1/3 आएगा। सभी की बेसिकली 1/3 1/3 1/3 आएगी। अगर 4 बैग होंगे 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। A/E2, अब यहाँ पर हमें बैग सेलेक्ट कर लिया, इसमें से रेड बॉल कितनी है 7,
डिवाइड बाय 13। सेम यहाँ पर भी 1/3। अब यहाँ बैक सेलेक्ट हो गया, 8 रेड है, टोटल कितनी है 11। अब इन वैल्यूज को पुट इन 1, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 5/9, 1/3 इंटू 7/13, 1/3 इंटू 8/11। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 27, 7/39 प्लस 8/33। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने रैंडमली वैसी नंबर्स लिए हैं, बट मैंने आपको तरीका बताया कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। यहां से हमें दो बातें क्लियर हो गई। आई होप आपको जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, जो डेरिवेशन करवाई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गई होगी जो आपकी एनसीईआरटी में बनी है। उसका मतलब क्या है कि एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इन तीनों बैग में से आ सकती है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इन तीनों बैग्स में से आ सकती है। तो पहले मैंने बैग सेलेक्ट किया, बॉल निकाली, बैग सेलेक्ट किया, बॉल निकाली, बैग सेलेक्ट किया, बॉल निकाली, सभी को ऐड कर दिया और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या बात सीखी कि जब भी हमें एक चीज ऐसी पूछी हो, देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, डायरेक्टली हमें पता है एक ही बैग है हमारे पास, तो सिलेक्ट करने की तो बात ही नहीं है। हमें क्रैम नहीं करना, हमें क्रैम नहीं करना। यहां पर एक ही बैग है, वो बोल रहे हैं कि रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो आप बोलोगे 5/9। अब यहां पर 3 बैग हैं, जब भी 2 या 2 से ज्यादा बैग होंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन में हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। मतलब यहां पर हमें देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट हमें ये नहीं पता कौन से बैग से निकालनी है। तो किसी भी बैग में से आ सकती है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ेंगे। तो जब भी हमारे पास हमें किसी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट से एसोसिएटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ये सभी बातें मैं आपको मैपिंग में लिख के भी दूंगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। जस्ट हमें जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी हो कि किस किस में से बॉल निकल सकती है, तो वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। अब उसमें कुछ नहीं रह गया, हमने 95% कर लिया है, सिर्फ 5% रह गया, मतलब फॉर्मेलिटी रह गई है। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको कंप्लीट करवा देता हूं और इसी एग्जांपल को मैं बेस थ्योरम से भी जोड़ूंगा। अब देखो, ये है हमारा आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक, बेस थ्योरम। आई होप आपको अभी तक वीडियो में जो भी मैंने करवाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वो समझ में आ चुका है तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो बच्चे इस बेस थ्योरम से घबराते हैं, मतलब कि आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, जो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे उनको ये टॉपिक सबसे ईजी लगने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जो बुक में फॉर्मेलिटी दी हुई है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसको उसी एग्जाम्पल से जोड़ेंगे। अब देखो, ये आपकी बेस थ्योरम, ठीक है। तो वही कुछ लिखा हुआ जो बातें हम रिपीट करते आ रहे हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से। E1, E2, En कोई आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। वही सैंपल स्पेस की पार्टीशन की गई है E1, E2, E3 अप टू En तक। अब वही वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर उनको यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस के इक्वल बनेगा। और ए कोई इवेंट है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में फाइंड की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, EI/A। अब ये क्या भला है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं, इसका प्रूफ बहुत छोटा है, इसका प्रूफ बहुत छोटा है। मैंने को बताया ना, अगर आपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कर ली है तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये फाइंड करना है, ये इसका फॉर्मूला है। अभी इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, तो पहले प्रूफ की बात करते हैं, फिर इसी प्रूफ को जो है वो हम एग्जाम्पल से जोड़ देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं, या ऐसा करो, लेट, आपको पता है PEI/A, इसको मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन EI डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये कैसे लिख लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने वो बोला ना, ये सभी टॉपिक आपस में लिंक्ड हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं। अब देखो, यहां मैंने इसको मेंशन कर दिया,
ठीक है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए इज इक्वल टू, अब इसको मैं एक चीज़ और लिखने वाला हूँ, ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ए ना। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई। अब ये कैसे लिख दिया, सोचो सोचो। यस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही कॉमन पोर्शन, मतलब इंटरसेक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई फिर ई के होने के बाद एफ, तो ई आई के होने के बाद ए मैं हम मेंशन कर देता हूँ। अब देखो, ये आपके लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैच करना, काफ़ी हम पास पहुँच चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ये हमने अभी अभी सीखा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कि ए को हम क्या लिख सकते हैं। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की ए की प्रोबेबिलिटी होती है ई आई इंटू ए बाई ई आई समेशन, वो वहाँ फिल कर दिया और हमारा बेस थ्योरम का रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब बेस थ्योरम के रिजल्ट को प्रूव करने में तो हमें कुछ खास टाइम नहीं लगा, आपको पता है सब कुछ हमने पहले किया हुआ था। ये भी पहले किया हुआ, ये भी पहले 13.2 में किया था, ये 13.1 में किया था, ये 13.2 में, और ये अभी अभी किया है। तो बेस थ्योरम सभी को मिलके तैयार की गई है। तो अब देखो, ये तो फॉर्मूला हम रट लेंगे इसको कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब रटने का तरीका बता देता हूँ, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए। हमें हमेशा ई आई बाई ए फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर उल्टा होगा, ई आई ए बाई ई आई, ए बाई मतलब यहाँ से उल्टा, ई आई बाई ए का उल्टा ए बाई ई आई। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, क्योंकि फॉर्मूला भी हमें याद तो करना ही है। बट इसका उस एग्जाम्पल से क्या लेना देना है, किस तरह के क्वेश्चंस में हम बेस थ्योरम लगाएंगे और ये फॉर्मूला बना कैसे है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वो एग्जांपल के साथ दूंगा। अब देखो, ये वही एग्जांपल है, ध्यान से देखो। बैग कंटेन, ये बॉल, ये वाली बॉल्स कंटेन कर रहा है, ये बैग तीसरा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऑरेंज में लिखा है, तो यहाँ पर क्या था, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो किसी में से भी वो निकल सकती है। अब यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये थोड़ा सा एक लाइन लिख के मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी रेड, वो रेड बॉल है, एक बॉल निकल चुकी है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी रेड, वो रेड कलर में है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग वन। तो ये अब बेस थ्योरम के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया मैंने उसी एग्जांपल के साथ। अब हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी यही किया था, ये E1 बैग 1 है, E2 बैग 2 है, E3 बैग 3 है। अब यहाँ पर एक एडिशनल बात हो रही है, यहाँ पर एक एडिशनल बात हो रही है, वो क्या है, ए। ठीक है, अब ए क्या है, आज के बाद आप याद रखोगे, ए वो इवेंट है जो हो चुका है। बॉल इज रेड, तो रेड बॉल निकल चुकी है, मतलब ये इवेंट पहले हो चुका है। अब देखो जो हमारी वो थ्योरम, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको थ्योरम के हिसाब से करवा देता हूं कि मतलब कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। बाद में इसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा कि इसके फॉर्मूले के पीछे का जो बेसिक है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, जब भी हम बेस थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे, हम यही चार्ट को जो है फॉलो करेंगे। ये डिपेंड करेगा कितने इवेंट्स हैं। अगर 3 इवेंट्स हैं तो 3 बनाएंगे, 4 हैं तो 4 बनाएंगे, 2 हैं तो 2 बनाएंगे। अब ये वही मैंने बैग 1, E1, E2, E सब कुछ लिख लिया। अब बैग को सेलेक्ट करना है, बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये मैंने आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी बता दिया था कि तीनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 है। अगर 4 होंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 2 हैं तो 1/2, 1/2। अब पहला बैग सेलेक्ट हो चुका है, ए का मतलब बॉल इज रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/9। दूसरा बैग सेलेक्ट हो चुका है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/13। तीसरा बैग सेलेक्ट हो चुका है, 8/11। ये सब कुछ हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कर चुके हैं। अब डिफरेंस क्या है, उसमें क्या किया था हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था। अब याद करो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहां पर मैं बेस थ्योरम का पहले जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। अब देखो, आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, E1/A। ठीक है, क्योंकि बॉल निकल चुकी है, वो किस में से निकली हो, बैग 1 से। तो बॉल निकल चुकी है, वो नीचे है, बैग 1 से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब E1/A का फॉर्मूला क्या होगा, EI/A/EI, मतलब जो ऊपर है E1/A/E1 डिवाइड बाय तीन सभी की समेशन। यहाँ पर n था तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा मैंने। ठीक है, सभी को ऐड करना है,
सभी वैल्यू फिल की, मतलब E1 की A/E1 की, E2 A/E2, E3 A/E3 और सॉल्व कर दिया। इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी और हम ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट, जिससे आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब आप मेरे को बताओ, ये सब कुछ भूल जाओ, ये आपने प्रोबेबिलिटी मुझे बताया था स्टार्टिंग में 5/9, तो ये 5 कहाँ से आया? आपका आंसर पता क्या होगा? सर ये फेवरेबल केसेस हैं। और ये 9 कहाँ से आया? आपका आंसर होगा सर ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम इसी तरह से निकालते हैं कि अगर इक्विलेटरली इवेंट्स हैं तो जितने फेवर में हैं डिवाइड बाय जितने टोटल हैं। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, अब इसको भी इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना था, तो ये 3 बैग हैं, रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। और रेड बॉल निकल चुकी है, हमें पता करना है कि वो बैग 1 से आई हो, हमें पता करना है कि वो बैग 1 से आई हो, ठीक है। तो यानी कि ये जो उसके फेवर में, देखो रेड बॉल निकालने के फेवर में कितने जने हैं? 5 जने हैं, 5 पर्सन उसके फेवर में है, 5 रेड बॉल्स उसके फेवर में है। तो यहाँ पर उसके फेवर में कौन है? बैग 1। बैग 1 को निकाला और उसमें से रेड बॉल मैंने निकाल दी, ये उसके फेवर में है, डिवाइड बाय टोटल। अब यहां पर टोटल कौन था? पॉल्स। अब यहां पर टोटल कौन होगा? सभी की प्रोबेबिलिटीज, मतलब बैग 1 से भी पहले मैंने बॉल निकाली, फिर बैग 2 से भी मैंने बॉल निकाली, फिर मैंने बैग 3 से भी बॉल निकाली। तो सेम हम वही कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। देखो 5/9, इस 9 बॉल्स में 5 रेड भी हैं। तो इस फेवर मतलब कि जो नीचे लिखा है मैंने, इसमें ये वाला, सॉरी टोटल ही है, ये वाला भी केस है, मतलब ये सभी उसके मतलब टोटल केसेस हैं। इसमें से भी बॉल निकाली, इसमें से भी बॉल निकाली, इसमें से भी बॉल निकाली। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल केसेस में, जो उसके फेवर में है। फेवर में तो एक ही बैग का पूछा गया है तो एक का बता देंगे, अगर वो ईट दूसरे बैग का कहते तो इसका बता देता, तीसरे बैग का बोलते तो इसका बता देता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो फॉर्मूला तो हमें याद करना ही है, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता दिया कि E1/A को मैं कैसे लिखूंगा, E1 × A/E1, उल्टा लिखना है यहाँ पर, उल्टा। और हमेशा मैं जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं हमेशा इसी चार्ट को जो है वो फॉलो करूंगा। सबसे पहले देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में फ़र्क समझ लो। उसमें क्या होता है, वो ये बोल देते हैं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। वो यहां से भी आ सकती है, यहां से भी, यहां से भी। यहां पर क्या हो रहा है, रेड बॉल, कोई बॉल निकल चुकी है, कोई इवेंट हो चुका है, हमें यह पता करना है कि इसी पर्टिकुलर या इसी पर्टिकुलर या इसी पर्टिकुलर की वजह से वो हुआ है। तो तब हम क्या करते हैं, नीचे टोटल केस लिखते हैं, मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या करते हैं, जो उसके फेवर में केस होते हैं। तो यही बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में फर्क है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए हो, इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर कहीं पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर हमने फेवरेबल केस लिखे हैं। बैग 1 बोला था तो ऊपर मैंने बैग 1 लिखा है। अगर 2 बोलते तो मैं E2 A/E2 लिखता। नीचे हमेशा सेम ही आएगा, टोटल केस हमेशा सेम रहते हैं, टोटल केस हमेशा सेम रहते हैं। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/9, नीचे 9 ही रहेगा, नीचे हमेशा यही रहेगा। अब देखो आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपने इसको मतलब कि अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर लिया इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अब नेक्स्ट पेज पे सब कुछ हमने कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब देखो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से ए विच इज एसोसिएटेड विद 2 और मोर देन 2 इवेंट्स, इस ऐसे क्वेश्चंस में हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आप देखो ये एक इवेंट है रेड बॉल निकालने का, अब ये 2 या 3 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएटेड है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। इसमें हम हमेशा E1, E2, E3 सबको लिखते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, फिर A/E1, A/E2 कि पहले जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पहले ही बैग सेलेक्ट करेंगे फिर बॉल निकालेंगे, तो पहले बैग सेलेक्ट किया बॉल निकाली, बैग सेलेक्ट किया बॉल निकाली, और इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब आपकी ये पहचान रहेगी कि कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो 2 या 3 मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएटेड है।
अब बेस थ्योरम की बात करते हैं। ए एन इवेंट विच इज एसोसिएटेड विद टू, और वही सेम लैंग्वेज लिखी है, इफ ए इज इवेंट ऑलरेडी हैपेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट इज हैपनिंग ड्यू टू एनी वन ऑफ द इवेंट। अब आपको याद होगा लास्ट पेज पे सब कुछ सेम रहता है। ए कोई इवेंट है जो E1 E2 E3 से अटैच है या En से अटैच है, और हमें प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड करनी है। ए इवेंट हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो E1 की वजह से हुआ है, E2 की वजह से हुआ है या E3 की वजह से हुआ है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, जो मेरे को बताया था, रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो सेकंड बैग से आया, फर्स्ट बैग से आया। मतलब ऐसा जब भी हमें फाइंड करना होता है कि एक इवेंट हो चुका है और उसका रीज़न वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएटेड होता है, तो हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम आपको सेम सेम लगेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें भी एक इवेंट हो चुका होता है, इसमें भी एक इवेंट हो चुका है, बट यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। यहाँ पर जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो इवेंट हो चुका है वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएट में अटैच होता है। तो यही फ़र्क है। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो इवेंट हो चुका है उसकी तलाश करेंगे और हमेशा ये वाला चार्ट जो है वो फॉलो कर। मैं हर एक क्वेश्चन में यही चार्ट बनाऊंगा और ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करूंगा। अब देखो, आपको पता है ये आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म है। आपको पता है हमने एक मैपिंग स्टार्ट की थी। आपको पता है हमने ना एक मैपिंग स्टार्ट की थी, आपको पता है ये वाली, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया था, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अभी इस मैपिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया आगे थोड़ा सा, कि वही बात लिखी है कि अगर कोई ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो दो या दो से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएटेड है, तो हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। और अगर इसमें हमें ए की ई आई बाई ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ए हो चुका है, ई आई की फाइंड करो, तो हम बेस थ्योरम का जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर होगा ना, अगर आपने आज की वीडियो पर जितना भी टाइम लगा आपने अच्छे से लगा लिया, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि इसको आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आजकल केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब कि मुझे 99% श्योर है कि वो बेस थ्योरम में से ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आपने आज की वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है ताकि हमें नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए।